हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मकान क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, एक नई अपडेट के साथ में और एक कह सकते हैं नई वैकेंसी के साथ में। ठीक है, तो जैसे देखो, हमने पहले एनवीएस के बारे में बात की थी। तो एनवीएस ने तो अपना मॉडल कैलेंडर जारी कर दिया है और उसके अकॉर्डिंग तो उसके फॉर्म जुलाई में शुरू हो जाएंगे और आई थिंक सितंबर अक्टूबर में एग्जाम भी हो जाएगी, है ना। वो सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको दे चुका हूँ, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो वो देख सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? केवीएस रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। केवीएस रिक्रूटमेंट 2024। अब देखो, आपके दिमाग में एक ही चीज आ रही होगी, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपके दिमाग में एक ही चीज आ रही होगी कि क्या केवीएस ने भी अपना मॉडल कैलेंडर जारी कर दिया है? और आंसर होगा नहीं। केवीएस ने अपना मॉडल कैलेंडर अभी जारी नहीं किया है, बट हाँ, इस पर काम चल रहा है और बहुत ही जल्दी आपको केवीएस का मॉडल कैलेंडर देखने को मिलेगा। नो डाउट पिछली वैकेंसी में केवीएस में बहुत ज़्यादा कमियां रही थी और वो कमियां ये थी कि जैसे एग्जाम तो उन्होंने इतना जल्दी करवा लिया था कि दिसंबर में फॉर्म फिल करवाए और आई थिंक 26 दिसंबर उसकी लास्ट डेट थी। 26 दिसंबर 22 उसकी लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की। और 14 फरवरी को उसका एग्जाम हो गया था टीजीटी मैथ्स का, है ना। मतलब टीजीटी ऑलमोस्ट सारे उसी में थे। मैथ्स का 14 फरवरी को तो फरवरी को था वैलेंटाइन डे के दिन, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उसने एग्जाम के लिए तो बहुत कम टाइम दिया था, बहुत कम टाइम दिया था। और उसके बाद में फिर इंटरव्यू की बात आई तो इंटरव्यू के लिए ऑलमोस्ट 1 मंथ उसने दिया था, 1 या 1.5 ऐसा कुछ दिया था। इंटरव्यू के बाद में फिर रिजल्ट इतना डिले कर दिया था, बहुत ज़्यादा। मतलब लोग बाग बहुत ज़्यादा ही पैनिक हो गए थे, इतना ज़्यादा डिले कर दिया था। आई थिंक 7-8 महीने का टाइम ले लिया था। जून में नहीं, मई के लास्ट में इंटरव्यू ख़त्म हुए थे और नवंबर लास्ट में उसका रिजल्ट आया था। तो इंटरव्यू का रिजल्ट बहुत ज़्यादा लंबा खींच दिया था। अब की बार उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब की बार इस पर काम चल रहा है। तो मॉडल कैलेंडर जैसे एनवीएस ने जारी किया है तो केवीएस का भी आपको जल्दी ही मॉडल कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। मॉडल कैलेंडर का मतलब होता है कि उसमें थोड़ा बहुत डिले चलता है, लेकिन इतना नहीं है कि 8-8 10 महीने तक आप वैकेंसी का या रिजल्ट का वेट करते रहो, ऐसा नहीं होगा। तो अब देखो, केवीएस के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत जल्दी आपको वैकेंसी केवीएस की देखने को मिलेगी। आपने अगर पुराना पैटर्न देखा हो तो जब जब एनवीएस की वैकेंसी आई है उसके तुरंत बाद में केवीएस की भी वैकेंसी आई है ना। तो आपको पता है कि एनवीएस की वैकेंसी तो आ चुकी है ना, आ चुके हैं। जुलाई में उसके फॉर्म फिल होने वाले हैं। तो जब एनवीएस के आ चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि केवीएस की आएंगी ही आएंगी। और आपको भी पता है कि भाई पोस्ट तो बहुत सारी वैकेंट चली रही है केवीएस में, तो नो डाउट उसकी भी वैकेंसी आने वाली है। तो हम आज केवीएस के बारे में ही बात करने वाले हैं। चलिए, जैसे हमने उसका एकदम डिटेल्ड देखा था, इसमें भी हम डिटेल्ड बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि केवीएस की प्रॉपर क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे और इसमें कौन कौन सी बुक हैं जिनसे हम पढ़ सकते हैं या अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और हम अच्छे स्कोर के बारे में भी बात करेंगे, हाउ टू गेट एक्सीलेंट स्कोर। एक्सीलेंट स्कोर मतलब बहुत अच्छा स्कोर कैसे करें। अच्छा, इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं यहाँ पर आपको इंटरव्यू के बारे में भी बताऊंगा। मतलब इस वीडियो में नहीं, इसके बाद में किसी दिन और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें इंटरव्यू के बारे में भी बताऊंगा। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आप रिटर्न क्लियर कर लोगे, रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर आप कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू इतना बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी आप बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद में भी आप एग्जाम से आउट हो सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद। तो इंटरव्यू, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो रहता है, आपने एनवीएस में देखा था, एनवीएस में 80-20 का रेशियो था। यानी 80% तो सीबीटी और 20% इंटरव्यू। यहाँ पर 70-30 होता है, 70-30, यानी सीबीटी का 70% और इंटरव्यू का 30%। तो यहाँ पर इंटरव्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो कहने का मतलब है कि अच्छा स्कोर होने के साथ साथ में आपको इंटरव्यू की भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर गलत गाइडेंस भी बहुत अवेलेबल है मार्केट में, है ना। गलत गाइडेंस इंटरव्यू के लिए, आप ये करो, आप वो मत करो, आप इतना मतलब इवन मैंने देखा था पिछली वैकेंसी में कि मतलब तैयारी के नाम पर, इंटरव्यू की तैयारी के नाम पर पता नहीं क्या ही चल रहा था। अगर कोई विदेश से बच्चा आ रहा है उसको आप कैसे डील करोगे, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जेन्युइन जो इंटरव्यू, इवन मैं मेरा भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ अगले वीडियो में, तो आप वो वीडियो देखना ना भूलें। तो कहने का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप इतना ज़्यादा पढ़ो, क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है। लेकिन वो तो खैर बाद की बात हो जाती है, इंटरव्यू की तो बाद की बात हो जाती है। अभी हमारा जो फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा? सीबीटी पर रहेगा, ठीक है। नो डाउट सीबीटी के बाद में हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाएंगे कि इंटरव्यू में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन का ध्यान नहीं, मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन से अवॉइड होना है। वो सारी चीज़ें हम
उस पर भी डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू के लिए भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो ये है कि जैसे हमने एनवीएस का डिटेल्ड वीडियो देखा था, ऐसे ही हम केवीएस के बारे में भी पढ़ लेते हैं, मतलब जान लेते हैं कि ये क्या है। अब देखो केवीएस के बारे में शुरुआत करने से पहले सबसे पहले तो हम यही बता दें कि केवीएस क्या होता है। तो देखो केवीएस का मतलब है केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन। अब केंद्रीय विद्यालय संगठन क्या है? केंद्रीय विद्यालय संगठन एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चला जाता है। ये भी एनवीएस की तरह ऑटोनोमस होता है, बस फर्क इन दोनों में इतना है कि एनवीएस है वो रेजिडेंशियल स्कूल है और ये नॉन रेजिडेंशियल है। मतलब जैसे केवीएस में आपको स्कूल में नहीं रहना पड़ेगा, आपको स्कूल की तरफ से क्वार्टर अलॉट हो सकता है लेकिन स्कूल में नहीं रहना पड़ेगा, जबकि एनवीएस में आपको स्कूल में रहना पड़ता है। तो मेजर जो डिफरेंस है वो दोनों में यही है। अच्छा, दूसरी बात, केंद्रीय विद्यालय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, और क्यों चलाए जाते हैं उसका रीजन मैं बता दूं कि जैसे जो सेंट्रल एम्प्लॉय होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो काम करते हैं वो एम्प्लॉय होते हैं, वो जैसे उनका जो ट्रांसफर है वो होता रहता है। तो जो ट्रांसफर होता रहता है तो उनके बच्चों की पढ़ाई पर कोई फर्क ना पड़े उसके लिए ये चलाए जाते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पूरे सेशन में मतलब ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। जैसे आपने देखा होगा जैसे अगर मैं बात करूं अपने राजस्थान में और एमपी में, तो इनका दोनों का बोर्ड अलग अलग हो गया, आरबीएसई बोर्ड अलग हो गया और उधर भोपाल बोर्ड अलग हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों बोर्ड अलग अलग हैं, लेकिन इसमें क्या है कि सीबीएसई चलता है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही बोर्ड चलेगा और सारा पैटर्न एकदम सेम रहेगा, तो उस वजह से ये चलाए जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, केवीएस जो है, केवीएस इंडिया में तो है ही है, लेकिन साथ के साथ में केवीएस आउट ऑफ इंडिया भी है। एनवीएस नहीं है, केवीएस में 3 केवीएस हैं जो आउट ऑफ इंडिया हैं। एक तो मॉस्को में, एक काठमांडू में है और एक आई थिंक अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, एक और है कोई, है ना, कोई मुस्लिम कंट्री में है, पता नहीं कौन पर है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट 3 आउट ऑफ इंडिया भी है ना। खैर, ये तो बात हो गई इसके इंट्रोडक्शन की केवीएस होता क्या है। अब हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में कि वैकेंसी का क्या सिस्टम रहने वाला है। तो देखो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि वैकेंसी कब आने वाली है। अभी देखो उसने मॉडल कैलेंडर जारी नहीं किया है, तो जैसे मैंने एनवीएस के लिए बोला था कि जुलाई में फॉर्म फिल हो जाएंगे, इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि कब फॉर्म फिल होंगे, लेकिन हाँ इतना मैं अश्योर हूँ कि जुलाई में गारंटी के साथ में नहीं कह सकते, बट जुलाई अगस्त इनमें फॉर्म फिल हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा ही अगर डिले होगा ना तो सितंबर में जा सकते हैं फॉर्म, बहुत ज़्यादा ही डिले होगा तो, है ना। तो कहने का मतलब है जुलाई अगस्त सितंबर इनमें आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि अगर अभी तक इनका फॉर्म का ही पता नहीं है तो हमें अभी से इनके बारे में जानने की क्यों ज़रूरत है। जानने की ज़रूरत इसलिए है, आप ध्यान करो पिछली जो वैकेंसी आई थी वो वैकेंसी का जो एडवर्टीजमेंट था आप उठा के देखोगे तो 7 दिसंबर 2022 इसको फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुआ था। 5 दिसंबर को, आप चाहे तो डेट देख लेना, 5 दिसंबर को शॉर्ट एडवर्टीजमेंट जारी हुआ था और 7 दिसंबर को डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी होकर के 7 दिसंबर से फॉर्म फिल होना शुरू हुआ था। और इसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 26 दिसंबर 2022, ये इसकी लास्ट डेट थी, जो बाद में शायद एक्सटेंड होकर के, ये एक्सटेंड वाला मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट शायद एक्सटेंड होकर के और ये हो गया था 3 जनवरी 2023। ठीक है, अब सुनो, ये हो गया। उसके बाद में एग्जाम डेट सुनो, एग्जाम इसकी स्टार्ट हो गई थी 7 फरवरी से। 7 फरवरी से पहले तो कमिश्नर और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल वगैरह उनकी हुई थी, फिर उसके बाद में टीजीटी की हुई थी, उसके बाद में पीजीटी की हुई थी। कहने का मतलब जो टीजीटी मैथ्स की मैं बात करूं, टीजीटी मैथ्स की जो एग्जाम थी वो कब थी? 14 फरवरी को थी, 14 फरवरी को। अब आप सोचो कितना कम टाइम मिला था। अगर मान लो चलो ये 3 जनवरी को भी ना भी माने, 26 को भी माने, तो 26 का मतलब दिसंबर तो पूरा गया भाई। दिसंबर में तो 4-5 दिन बचे थे, तो दिसंबर तो पूरा गया, और जनवरी थी आपके पास और 13 दिन इसमें थे, तो 31 तो जनवरी के, 13 फरवरी के और 4-5 इसके मान लो, तो कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए टोटल? कितने दिन हो गए? 49। यानी आपको बहुत मुश्किल से, यानी फॉर्म फिल करने के तुरंत बाद में अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया होगा ना, तब जाकर के आपको 1.5 महीना मिला था, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि केवीएस ज़्यादा टाइम देता नहीं है, और इसका पहले का भी पैटर्न ऐसा ही रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं देता है। तो आपको क्या है कि पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा इसके लिए। तो इसलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि आप पहले से ही इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहें। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि देखो
ये तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना होगा। दूसरी बात इसकी जो है वो ये है कि पहले जो इसका सिलेबस हुआ करता था 2022 से पहले, उसमें सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं था, जनरल पार्ट था, तो उसमें कोई भी स्कोर कर लेता है ना, स्कोर कर लेता। लेकिन कई मतलब वीक पॉइंट भी होता है, क्योंकि किसी की सब्जेक्ट स्ट्रांग होती है, जनरल पार्ट उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो फिर वो वहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था। अब की बार क्या है कि इसका पैटर्न चेंज किया था, और अब की बार इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन किए थे 180 में से 100 नंबर की तो आपकी सब्जेक्ट थी। ठीक है, तो मतलब सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल था इसमें, सब्जेक्ट का इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल था। तो अब देखो हम बात करते हैं कि इसमें क्या पैटर्न रहता है और कैसे रहता है, कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए, उसके लिए भी मैं बात करूंगा। ठीक है, देखो केंद्रीय विद्यालय में जैसे मैंने बताया था कि एनवीएस में हमारे पास 2 तरह की पोस्ट होती हैं टीचिंग में, ऐसे ही यहाँ पर 3 तरह की पोस्ट होंगी टीचिंग में, 3 तरह की, क्योंकि वहां पर पीआरटी नहीं होता है, यहाँ पर पीआरटी होता है। ठीक है, तो इसमें 3 तरह की जो पोस्ट है वो कौन सी हैं, यहाँ पर एक तो होती है पीआरटी, एक होती है टीजीटी और एक होती है पीजीटी। आप ऐसे कह सकते हो कि 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड। ठीक है, अपने राजस्थान में जो 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड चलता है उसकी तरह से मान सकते हो। तो पीआरटी का मतलब 1 to 5 हो जाएगा, टीजीटी मतलब 6 to 10 हो जाएगा और पीजीटी मतलब 11-12 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब बात आती है इनके क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो देखो क्वालिफिकेशन का मतलब, जैसे इसमें पीआरटी की अगर मैं बात करूं तो पीआरटी में आपको देखो 12th प्लस बीएसटीसी को कई जगह डीएलएड वगैरह भी बोलते हैं, तो इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। बीएसटीसी का मतलब होता है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डीएलएड इसको इसीलिए बोलते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो राजस्थान में इसको बीएसटीसी बोल देते हैं, अदर स्टेट में इसको कहीं डीएलएड बोल देते हैं, कहीं कुछ अलग अलग नाम हो सकते हैं, है ना। तो ये होना चाहिए, और उसके साथ में आपके पास सीटेट लेवल 1 होना चाहिए, सीटेट लेवल 1 होना चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी में जो क्वालिफिकेशन एनवीएस में है, सेम वही क्वालिफिकेशन यहाँ पर चाहिए। मतलब आपके पास एक तो होनी चाहिए ग्रेजुएशन। ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन कम से कम 50% मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास होनी चाहिए बीएड। देखो पिछले बार एनवीएस का जो वीडियो था उसमें किसी एक फ्रेंड की क्वेरी आई थी कि क्या हम ग्रेजुएशन प्लस बीएसटीसी और प्लस सीटेट लेवल 2 के साथ में टीजीटी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप एडवर्टीजमेंट अगर ध्यान से देखोगे तो एडवर्टीजमेंट में क्लियर लिखा हुआ है बीएड इज मैंडेटरी, मतलब बीएड कंपलसरी है। ठीक है, तो आपके पास बीएड ही होनी चाहिए, बीएसटीसी या डीएलएड से काम नहीं चलेगा, भले ही आपके पास सीटेट लेवल 2 है तब भी। ठीक है, तो टीजीटी में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, और उसके बाद में आपके पास क्या होना चाहिए, सीटेट लेवल 2 होना चाहिए। ठीक है, सीटेट लेवल 2 होनी चाहिए। ये तो बात हो गई, लेकिन आपने अगर आप पहली बार दे रहे हो ये एग्जाम तब तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने पहले दिया हुआ है तो आपको पता होगा कि इंटरव्यू से पहले जब इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे कैंडिडेट को बाहर किया जाता है। क्यों किया जाता है उसका रीजन समझो। यहाँ पर 2 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं। कौन सी? एक तो है इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का लोचा वही है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का लोचा वही है जो मैंने आपको एनवीएस वाले में बताया था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। और दूसरा जो लोचा है वो दूसरा लोचा क्या है कि मिनिमम 50% आपको किस में चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट में चाहिए, मिनिमम 50% कंसर्न सब्जेक्ट में चाहिए। यहाँ पर कैंडिडेट को बहुत बड़ा डाउट रहता है, बहुत ज्यादा बड़ा डाउट रहता है कि 50%, जैसे अगर मान लो मैं बात करूं, मान लो किसी के पास ग्रेजुएशन में पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, उसका कॉम्बिनेशन तो बन रहा है, 3 साल अगर पीसीएम है तो बाकायदा कॉम्बिनेशन बन रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। अब बात आ जाती है 50% सब्जेक्ट में कैसे। तो देखो आपके पास जो बीएससी है पीसीएम में, तो उसमें देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये 3 साल की आपकी परसेंट निकाली जाएगी। ठीक है, 3 साल की, मतलब केवल मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर आपने मैथ्स से अप्लाई किया तो हम केवल मैथ्स की बात करेंगे। तो जैसे मान लो आपने मैथ्स में बीएससी फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स हैं, बीएससी सेकंड ईयर में कितने मार्क्स हैं, बीएससी थर्ड ईयर में कितने मार्क्स हैं, इन सभी को टोटल करके इनकी परसेंट निकाली जाएगी। कंफ्यूजन क्या था? कंफ्यूजन कैंडिडेट को ये था
कि कई लोगों ने ऐसे बोल दिया था, यूट्यूब पर कोई कुछ भी बोल देता है, तो कई लोगों ने ऐसे बोल दिया था कि नहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये तीनों में अलग अलग चाहिए। नहीं, आपको ओनली मैथमेटिक्स में चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं होगा चलेगा, आपको ओनली मैथमेटिक्स में चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, तीनों साल में अलग अलग नहीं चाहिए। तीनों, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में भी मिनिमम 50% होनी चाहिए, सेकंड ईयर में भी मिनिमम 50% होनी चाहिए और थर्ड ईयर में भी मिनिमम 50%, ऐसा नहीं है। ठीक है। आपको तीनों में अलग अलग होने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल 50% होना चाहिए। हाँ सॉरी, एक चीज मैं गलत बोल गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में ही 50% अलग अलग होनी चाहिए। ये मतलब पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था कि ओनली मैथमेटिक्स में चाहिए, बट नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों में चाहिए। जब मैंने डीवी करवाया तो ऑन द स्पॉट ही मुझे पता चला था कि पीसीएम तीनों में अलग अलग चाहिए होती है। ठीक है। तो पीसीएम तीनों में अलग अलग चाहिए, लेकिन चाहिए ऐसे ही कि एक एक साल में अलग अलग 50% होना जरूरी नहीं है, तीनों साल का ओवरऑल कम से कम 50% होना चाहिए। क्लियर है। तो ये दो चीजें हैं जो इसमें बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात है तो देखो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को हम ऐसे वीडियो में नहीं दिखा सकते, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे एसएसटी से जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए अलग हो गया, फिर उसके बाद में मैथ साइंस वालों के लिए अलग हो गया, बायोलॉजी वालों के लिए अलग हो गया। कहने का मतलब सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके लिए फिर मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर ही पूरा प्रॉपर एक वीडियो ओनली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर ही बना दूंगा, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, सारे सब्जेक्ट के डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर मैं एक ही वीडियो बना दूंगा जिसमें एनवीएस, केवीएस और ईएमआरएस तीनों के तीनों कवर अप हो जाएं। ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मतलब आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बोला है मैंने। बाकी आपकी अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जितनी भी आपकी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रही है ना, उनमें अलग अलग आपके 50% होना कंपलसरी है। ठीक है। अगर उनमें से किसी सब्जेक्ट में नहीं है, मतलब मेन सब्जेक्ट में जैसे मैथमेटिक्स में नहीं है, तो आपको इंटरव्यू ही नहीं देने दिया जाएगा, आपको वहां से आउट कर देंगे। ठीक है। अगर ये 50% नहीं है तो ये चीजें क्लियर हो गई। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या 50% वाला लोचा अगर आपके साथ होता है तो भले आप सीबीटी में कितना भी अच्छा परफॉर्म किए हो, कितना भी अच्छा आपका स्कोर हो, आपको डीबी में ही आउट कर देंगे, वो इंटरव्यू भी नहीं देने देंगे। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं पीजीटी की। तो पीजीटी में क्या होता है, देखो पीजीटी में मेरे पास एक और क्वेरी आई थी। क्वेरी ये थी कि मैंने पिछले एनवीएस वाले वीडियो में बताया था कि पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होनी चाहिए और कंसर्न सब्जेक्ट में 50% होनी चाहिए। नो डाउट, जब पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है तो कंसर्न सब्जेक्ट में तो 50% ही होनी चाहिए होगी। वहां पर मैं जो कहना चाह रहा था उसका मतलब ये था कि कंसर्न सब्जेक्ट में पीजी 50% के साथ में होनी चाहिए, ये था मेरा मतलब। ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इसमें देखो, इसमें आपके पास क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए मिनिमम 50% के साथ में। ठीक है। और इसमें आपके पास क्या चाहिए, बीएड चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इसमें सीटेट कंपलसरी नहीं होता है, आपके पास सीटेट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। सीटेट का इसमें कोई रोल नहीं है पीजीटी में। हाँ, अभी इस पर विचार किया जा रहा है कि पीजीटी में भी सीटेट को लागू किया जाए, लेकिन उसका लेवल फिर अलग होगा और उसके लिए अलग से सीटेट होगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अभी ऐसा कुछ नहीं है ना, तो अभी ये अप्लाई हुआ है, और इन फ्यूचर जब होगा तब देखा जाएगा, बट अभी तो एटलीस्ट नहीं है। ठीक है। तो अभी सीटेट इसमें नहीं होगा। क्लियर है। तो एलिजिबिलिटी को लेकर के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो देखो, इसमें जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, एक एक से हम बात करेंगे। इसमें जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो 180 मार्क्स का पेपर होगा। देखो, इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे, वो कितने होंगे, 180। ठीक है। 180 क्वेश्चन कितने के, 180 मार्क्स के, और आपको टाइम कितना मिलेगा, 180 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ठीक है। 180 मिनट आपको टाइम मिलेगा, यानी 3 आवर्स का पेपर होगा, और 3 आवर्स में आपको 180 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। ठीक है। चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, तीनों के लिए ये पैटर्न तो सेम रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मतलब आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो। ठीक है। इवन आ सकते हो क्या, मैं तो यही बोलूंगा कि पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो यहाँ पर आपको टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि एनवीएस में आपके पास 150 क्वेश्चन होते हैं, है ना, और उसके लिए आपको 180 मिनट मिलती है। यहाँ 180 क्वेश्चन है, उसके लिए 180 मिनट मिल रहे हैं। वहां पर सब्जेक्ट के क्वेश्चन कम होते हैं, यहाँ सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को आपको ध्यान में ज्यादा रखना होगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब बात करते हैं इसके पैटर्न की, कि क्या पैटर्न रहता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, पीआरटी की। सबसे पहले छोटे लेवल से शुरू करते हैं। तो देखो, पीआरटी में जो 180 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 180 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, देखो सबसे पहले आपको जनरल अवेयरनेस आएगी कितने की, 10 मार्क्स की। ठीक है। 10 मार्क्स मतलब 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस।
उसके बाद में जनरल हिंदी आएगी आपके लिए 10 मार्क्स की, ठीक है, 10 मार्क्स की जनरल हिंदी। उसके बाद में जनरल इंग्लिश आएगी आपकी 10 मार्क्स की, 10 मार्क्स की जनरल इंग्लिश। उसके बाद में आपकी पेडागोजी आएगी, पेडागोजी आएगी कितने की, 60 मार्क्स की। यहाँ पर पेडागोजी का काफी बड़ा रोल है, ध्यान रखना। पेडागोजी आएगी आपकी 60 मार्क्स की। उसके अलावा देखो यहाँ पर आगे हम बात करते हैं, रीजनिंग आएगी आपकी 5 मार्क्स की, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी 5 मार्क्स, ठीक है। और उसके अलावा आईसीटी आएगी आपकी 5 मार्क्स की, आईसीटी 5 मार्क्स। आई थिंक ये 100 मार्क्स हो गए, देखो 10, 20, 30, 90 और 100, ये 100 मार्क्स हो गए। ये 100 मार्क्स का तो हो गया आपका जनरल पार्ट, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट आती है 80 मार्क्स की। पीआरटी में सब्जेक्ट 80 मार्क्स की आती है, टीजीटी और पीजीटी में 100 की आती है। सब्जेक्ट आती है 80 मार्क्स की। अब सब्जेक्ट जो 80 मार्क्स की आती है उसमें क्या रहता है, उसमें देखो क्योंकि आपको पता है कि 1 से 5 में कोई स्पेशल सब्जेक्ट तो होती नहीं है, 1 से 5 में तो सभी सब्जेक्ट चलती हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट में क्लासिफाइड किया गया है वो ये किया गया है कि जो मैथमेटिक्स है वो मैथमेटिक्स आएगी आपकी कितने, 20 मार्क्स की, ठीक है, 20 मार्क्स। उसके अलावा इंग्लिश आएगी 20 मार्क्स की, ठीक है, 1 मिनट। उसके अलावा देखो हिंदी है, तो हिंदी आएगी आपकी, ये भी 20 मार्क्स की आएगी। और उसके अलावा ईवीएस, ये भी 20 मार्क्स। तो ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है किसमें, पीआरटी में। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी जनरल हिंदी है और यहाँ भी हिंदी है, तो 20 और 10 30 मार्क्स की तो हिंदी हो गई, जनरल और सब्जेक्ट दोनों को मिला के। सिमिलरली 30 मार्क्स की ही क्या हो गई, इंग्लिश हो गई, 30 मार्क्स की ही इंग्लिश हो गई। तो इस तरह से आपके पास ये सब्जेक्ट का वो रहता है। और इसमें देखो आप पेडागोजी का कितना बड़ा रोल है, तो इसमें पेडागोजी का काफी अच्छा खासा रोल रहता है। ये तो बात हो गई किसकी, पीआरटी की। बात आती है कि पढ़ें कहाँ से। देखो एक तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से क्लियर करो आप, एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी को कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, चारों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को पढ़ो और चारों सब्जेक्ट की कम से कम 1 to 5 तो पढ़ो ही पढ़ो, क्योंकि ये तो क्लास है आपको जो पढ़ानी है, इनको तो पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है। इवन आपको आप पुराने पेपर देखोगे 2022 वाले, तो उसमें रिम जिम वगैरह जो बुक चलती हैं 1 to 5 में हिंदी की और ईवीएस वगैरह, उनमें से ना अंदर से जो स्टोरी होती है ना, उन स्टोरी में से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एनसीईआरटी पढ़ो आप, एनसीईआरटी 1 to 5, ये तो कम से कम है। अगर आप 1 to 8 पढ़ते हो बहुत शानदार है, लेकिन अगर 1 to 8 नहीं पढ़ पाते हो तो 1 to 5 तो कम से कम पढ़ो, ठीक है। बाकी तो फिर ये अलग अलग जगह से आप इनको देख सकते हो, मैंने यहाँ पर बात की है किसकी, सब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये बात हुई पीआरटी की। अब हम बात करते हैं टीजीटी में मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है। तो देखो टीजीटी में जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाकी सारी चीजें तो सेम रहती हैं, चेंज होता है सिर्फ पेडागोजी और सब्जेक्ट। तो देखो चेंज कैसे होता है, चेंज इसमें ये होता है कि पेडागोजी यहाँ पर आती है, वो पेडागोजी यहाँ पर पेडागोजी आपकी रह जाती है 40 मार्क्स की, ठीक है। ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, टीजीटी के लिए, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट रहेगी आपकी कितनी, 100 मार्क्स की, 100 मार्क्स की आपकी सब्जेक्ट रहेगी। देखो 180 हो गए कि नहीं, 10, 20, 30, 70 और 80 और 180, ठीक है। तो सब्जेक्ट में आपका जो लेवल रहता है वो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग हो सकता है। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, मैथमेटिक्स में आपका जो सब्जेक्ट का लेवल रहता है वो नॉर्मली अप टू 10th रहता है, अप टू 10th, मतलब 10th क्लास तक की जो एनसीईआरटी वगैरह हैं उनसे आप वो अगर आपका बेस अच्छा है तो आप इसमें सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो आप एसएससी सीजीएल वगैरह इनकी तैयारी कर रहे हो ना, तो सब्जेक्ट में आप 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली बार 100 आउट ऑफ 100 बहुत से कैंडिडेट ने स्कोर किया हुआ है जो सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। कहने का मतलब इसमें कुछ नहीं है, बस आपको एक तो स्पीड को मेंटेन करके रखना है और बहुत मतलब बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, टीजीटी के पैटर्न की। यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आप एनसीईआरटी पढ़ो, सबसे बेस्ट रहेगा। और एनसीईआरटी कौन सी, आप एटलीस्ट 6 to 10 तो पढ़ो ही पढ़ो।
अगर आप आगे पढ़ पाते हो 11-12 पढ़ पाते हो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 11-12 नहीं पढ़ पाते तो कम से कम 6 to 10 तो पढ़ो ही पढ़ो अपने सब्जेक्ट की। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे सब्जेक्ट की नहीं, अपने सब्जेक्ट की पढ़ो। यहाँ पर जैसे कोई मैथमेटिक्स है तो 6 to 10 की मैथ्स निकालो, बहुत शानदार है, ठीक है। अगर कोई और के जो भी सब्जेक्ट हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट में एनसीईआरटी पढ़ो, वो सबसे बेस्ट है। अब अगर मैं बात करूं मान लो पीजीटी की, तो देखो पीजीटी का क्या पैटर्न रहता है, तो पीजीटी में सेम यही पैटर्न रहेगा, सेम यही पैटर्न रहेगा। इसमें आपको अगर बुक निकालनी है तो इसमें आप 11-12 की बुक देखो, 11-12 9-10 की देखो, अच्छी बात है, साथ में 11-12 की भी देखो, ठीक है। ये था आपका एग्जाम का पैटर्न, कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एग्जाम आपकी कब हो सकती है, तो देखो एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं कि फॉर्म फिल होने के बाद में केवीएस ज़्यादा टाइम नहीं देता है, पुरानी इसकी हिस्ट्री भी यही कहती है कि नहीं ये ज़्यादा टाइम नहीं देता है, तो आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा। क्योंकि देखो इतने सब्जेक्ट हैं और आपको स्पीड को भी मेंटेन करना है, तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। बाकी इसकी एग्जाम होने के पूरे चांस है नवंबर-दिसंबर में, नवंबर-दिसंबर में पूरे चांस है केवीएस की एग्जाम होने की, क्योंकि ये फॉर्म फिल करवाते ही तुरंत एग्जाम लेगा, ये ज़्यादा टाइम देगा नहीं, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। उसके बाद में देखो अगर मैं फाइनल मेरिट की बात करूं तो इसमें जो फाइनल मेरिट बनती है, फाइनल मेरिट किससे बनती है, फाइनल मेरिट इसमें बनेगी सीबीटी का 70% और इंटरव्यू का 30%। अब इसमें जो इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, इसमें इंटरव्यू होता है आपका 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, जिसमें 30 मार्क्स की तो होगी आपकी डेमो टीचिंग, 30 मार्क्स डेमो टीचिंग और 30 मार्क्स का होगा आपका पर्सनल इंटरेक्शन यानी वही इंटरव्यू जिसे आप कहते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पिछला जो रिकॉर्ड रहा है उसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डेमो टीचिंग के 30 मार्क्स है तो इसलिए डेमो टीचिंग करवाएं नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है आपको। ये मतलब बहुत सारे कैंडिडेट के साथ में ऐसा हुआ है जिनकी डेमो टीचिंग हुई नहीं है। आपका पर्सनल इंटरेक्शन अगर अच्छा है तो उसी के बेस पर वो फिर दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि डेमो टीचिंग को आप प्रॉपरली इग्नोर कर दो, क्योंकि ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा बोर्ड मेंबर के ऊपर। कई कैंडिडेट के साथ में ये भी हुआ था कि उन्होंने उसे बोर्ड पर भेजा कैंडिडेट को, और बोर्ड पर भेज के और ये बोल दिया था कि नहीं प्रॉपर इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाओ। अगर मान लो आपकी साउथ में ज्वाइनिंग करवा दी तो वहां पर आप कैसे पढ़ाओगे, तो इसलिए आप प्रॉपर इंग्लिश टू इंग्लिश करवाओ। जब इंटरव्यू का सेंटर न्यू दिल्ली था तो हम खुश हुए थे कि चलो अगर साउथ में होता तो कंपलसरी हो जाता कि इंग्लिश टू इंग्लिश इंटरव्यू होगा और डेमो होगी, लेकिन न्यू दिल्ली था तो न्यू दिल्ली में हम सोच रहे थे कि नॉर्थ ईस्टर्न है तो सॉरी नॉर्थ है तो नॉर्थ में फिर मतलब हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब कुछ कैंडिडेट के साथ में ऐसा नहीं हुआ था, कुछ कैंडिडेट के साथ में मतलब कोई एक पैनल था शायद, नंबर तो मुझे याद नहीं है कौन सा पैनल नंबर था वो, उसका तो ये चल रहा था कि वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही इंटरव्यू ले रहे थे और इंग्लिश टू इंग्लिश ही डेमो के लिए बोला गया था। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू के लिए भी आपको कंप्लीटली प्रिपेयर रहना होगा, और इसमें डेमो टीचिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो डेमो टीचिंग की भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन उससे पहले आपको सीबीटी में बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। अब सीबीटी में स्कोर कैसे किया जाए उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ो, उसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कौन कौन सी बुक आप प्रेफर कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको प्रॉपरली एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मैंने कैसे अच्छा स्कोर किया था केवीएस में, है ना, तो वो सारी बातें उसमें अलग से वीडियो में बताई जाएंगी। यहाँ पर जो इंटरव्यू के लिए बात थी वो मैंने हल्का सा आपको आइडिया दे दिया है, बाकी फिलहाल आप फोकस इस पर करो सीबीटी पर, सीबीटी क्रैक होने के बाद में इंटरव्यू होगा। अच्छा, दूसरी बात इसमें देखो कट ऑफ बहुत आई जाती है, आपको पता है पिछली बार की जो कट ऑफ रही है बहुत रिकॉर्ड तोड़ कट ऑफ रही है। सीबीटी की जो इंटरव्यू के लिए कट ऑफ थी, इंटरव्यू के लिए अलग अलग गुना बुलाए गए थे कैंडिडेट, आई थिंक यूआर कैटेगरी में शायद 3 गुने थे और ईडब्ल्यूएस में तो 6 गुने तक बुलाए थे, है ना। कहने का मतलब ऐसा कुछ था, बट यहाँ पर जो यूआर की कट ऑफ गई थी वो 141/180 गई थी, किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी इतनी, है ना। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, सभी टीजीटी के लिए बात नहीं कर रहा, मैथमेटिक्स से टीजीटी के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसकी पीआरटी की आई थिंक गई थी 131 या ऐसे कुछ, 131 या 133 ऐसे गई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी टीजीटी की, और खास करके टीजीटी मैथ्स की तो बहुत हाई गई थी। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसमें अपनी एक सीट फिक्स करवा पाओगे। तो
आज से ही, क्योंकि कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, तो आज से ही एक स्लोगन के साथ में और तैयारी स्टार्ट करते हैं। मैं भी आपके साथ हूँ केवीएस की, मैं सोच रहा हूँ कि केवीएस की भी क्लास लेना स्टार्ट कर दूं। तो एक स्लोगन के साथ में आज से इस तैयारी शुरू करेंगे। अब की बार केवीएस पार, इस स्लोगन के साथ में हम तैयारी शुरू करेंगे। और नो डाउट केवीएस की, देखो मैं सभी के लिए तो नहीं बोलूंगा, बट मैथमेटिक्स की क्लास में यहाँ पर केवीएस के लिए स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मैथमेटिक्स टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए कैसे क्या पढ़ना है वो सारी चीजें, हाँ जनरल जो चीजें हैं कि कहाँ से पढ़ना है, रेफरेंस बुक कहाँ से लेनी है, वो सारी चीजें उस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि केवीएस से रिलेटेड सारी क्वेरी आपकी पूरी हो चुकी होंगी। आप ये ना सोचें कि अभी तो एडवर्टीजमेंट ही नहीं आया, अभी से क्या पढ़ना है, नहीं, आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं देता। कई बार इसने 1 महीने के अंदर अंदर एग्जाम करवा दिए हैं, तो इसलिए आपको पहले से 1 महीने में कोई क्या ही कर लेगा भाई, सब्जेक्ट इतनी सारी हैं कि 1 महीने में कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है और कौन सी बुक से तैयारी करनी है, क्या कोचिंग लेना इसके लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक और डिटेल्ड वीडियो में बताऊंगा। बाकी अभी तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोचिंग लेने की बजाय बेटर होगा आप सेल्फ स्टडी करो। इसमें कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, टेस्ट की, कि टेस्ट सीरीज कहाँ से लेनी है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लीट स्ट्रेटजी आपकी क्या रहनी चाहिए केवीएस में। तो चलिए आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आज की वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी वो मैं दे चुका हूँ। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो हम आपको वो क्वेरी अगले उसमें ले लेंगे वीडियो। जैसे एनबीएस में जो क्वेरी आई थी वो मैंने इसमें शामिल कर ली थी, ऐसे ही अब इसमें जो क्वेरी होंगी वो हम अगली वीडियो में शामिल कर लेंगे। चलिए आज की क्लास को तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ में, एक नए एग्जाम के साथ में। और आपको बताना है कि आगे किसकी स्ट्रेटेजी के बारे में आपको पहले जानना है, केवीएस की स्ट्रेटेजी पहले जाननी है या फिर ईएमआरएस का पैटर्न लेके आऊँ मैं, पहले क्या लेके आऊँ वो आप डिसाइड कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलिए तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, नई जोश, नई जुनून, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।